सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। इंसान की ख्वाहिश एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी और मौत के बीच में लटका देती हैं। कैंसर भी एक ऐसा ही मर्ज़ है। अमेरिका के अंदर कैंसर के पेशेंट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड में हम यही बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ के लोग कैंसर के हवाले से कैसे फ़ाइट करते हैं, और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज रहती है। हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स को क्या खुसूसी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं। और इसके लिए आपको ले चलती हूँ यहाँ पर मौजूद एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नसीम अंसारी मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही प्यार से बात करने वाली, लेकिन पेशेंट्स देखती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे शो में आने के लिए। यहाँ पर किस किस्म के पेशेंट से आपका ताल्लुक़ पड़ता है या आप उन्हें देखती हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे हम सब पेशेंट देखते हैं। ज़्यादा लोग की जिसके ब्रेस्ट के सर्विसेज पूरा देखते हैं। उनकी जो बनाइन डिजीज़ होती है, मीनिंग कि नॉन कैंसर वाले और कैंसर वाले भी पेशेंट यहाँ पे बहुत दिखते हैं। आजकल हम सब ब्रेस्ट कैंसर मीनिंग कि उनको कोई चीज़ जैसे कि हमको फील हुआ तो फिर आते हैं, किसी के दुखता है, छाती में दुखता है वो आते हैं, या स्क्रीनिंग मैमोग्राम की वजह से आते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ एबनॉर्मल होती है तो फिर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कंसल्टेशन के अलावा सर्जरीज़ भी करती हैं, और वो ना सिर्फ कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बल्कि आप दूसरे कैंसर्स को भी ट्रीट करती हैं। यहाँ पर अमूमन इन जनरल कौन सी कैंसर की टाइप है जो कि बहुत कॉमन है? यहाँ पे औरतों की ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है ये रेट्स बहुत हाई है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा वो मैं देखती हूँ। यहाँ पे आते हैं तो उनको कैंसर होता है तो फिर उसके बाद हम सर्जरी का रेकमेंडेशन करते हैं, और उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी थेरेपी। तो ये तीनों चीज़ मिल के वो कैंसर को हम सोचते हैं कि उसको क्योर करें। अलाया मीनिंग के ब्रेस्ट कैंसर के वजह अदरवाइज़ कोलन कैंसर भी होता है बहुत। जो कॉमन सिम्टम्स होता है, जैसे कि आप छाती की ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो यूजुअली उसके अंदर आपको कुछ लंप फील होता है, मीनिंग कि जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है उससे डिफरेंट फील होता है, मीनिंग कि अलग फील होता है, तो हार्ड चीज़ हो जाती है कभी, और आपको कहीं लगे कि आपको तकलीफ़ होती है या जलन होती है, और ओवरऑल आपकी जो तबीयत ठीक नहीं होती है, जिससे कि मतलब कि आपकी थकन बहुत होती है, तो ये सब चीज़ें होती है तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं। एक खातून होने की हैसियत से कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि हम जिस किस्म के जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, एशिया का जो एक कल्चर है उसमें ख़वातीन बहुत ही पसमानदा तरीक़े की ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, और बाज़ औक़ात वो अपने आप को प्रेफर नहीं करती हैं फैमिली के हवाले से। मैं चाहूँगी कि जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो लोग अपने आप का ख्याल करें पहले, तो आप हेल्थी रहेंगे, आपकी तबीयत ठीक ठाक रहेगी, आपकी एनर्जी रहेगी, तो आप बहुत अच्छे अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर्स को आप उनका अच्छा ख्याल रख सकती हैं। अपने सेल्फ को पहले देखें और अपनी तबीयत ठीक रखें। अपना जो भी तकलीफ़ होए वो डॉक्टर से जाके देखें और मिलें और ट्रीटमेंट कराएं, फिर आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, तो फिर आप जाके अपने बच्चों को ठीक ठाक रखेंगे। चलें, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले अपना ख्याल रखें, उसके बाद फिर अपनी फैमिली का, क्योंकि आपसे ही शायद एक औरत से ही फैमिली जो है वो साथ साथ आगे चलती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर बर वक्त तशख़ीस कर दी जाए तो फिर मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। साकिबुल इस्लाम में मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही सर्वाइवर से जिन्होंने कैंसर के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और कामयाब भी हुई। एकदम से लाइफ जो है आपकी एक फ़िल्म की तरह आने लगती है आपके सामने। पहली दफ़ा मुझे बताया कि इस तरह है, कैंसर है, मुझे ये एहसास हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट मी। पहली दफ़ा जब पता चला तो
ऑब्वियसली इमोशनली अपसेट तो होता है. आई थॉट ऑफ माई चिल्ड्रन, आई थॉट ऑफ माई हस्बैंड, आई थॉट ऑफ एकदम से लाइफ जो है आपकी एक फ़िल्म की तरह आने लगती है आपके सामने, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होती. पहले आपको जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए कि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम. यू रियली कांट ऑस्ट्रिच की तरह अपनी गर्दन नीचे करके नहीं कर सकते. यू कांट रन अवे विद इट, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट बोल्डली. मेरी इंटरनल अप्रोच, मैंने जैसे कहा कि मैं अल्लाह की ज़ात पे बहुत बिलीव करती थी. मेरा बेटा बहुत मेरे साथ था और वो हम नफिल पढ़ के और हम जाया करते थे और वहाँ फिर पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आई यूज़ टू मेक इट इनटू अ सेरेमनी. मैं एक नया जोड़ा पहनती थी. मैं बहुत उस चीज़ को सेलिब्रेट करती थी बिकॉज दैट वाज अ रोड टूवर्ड्स माई रिकवरी. ऑब्वियसली दे वर शॉक्ड. ऐसे वक्त में जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, आपके जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है, जो सपोर्ट इमोशनल होती है, ओहो हो बहुत. स्पाउस सबसे ज़्यादा, बिकॉज मर्द जो होते हैं वो उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह रिएक्ट करें. बजाय इसके कि बीवी को शन कर दें, बजाय इसके कि बीवी को समझें कि जस्ट बिकॉज शी कैन नॉट बी ऑफ सर्विस टू हिम. हमारे मर्दों को, और मैं समझती हूँ कि हमारी माओं को बहुत बचपने से अपने बच्चों को, बेटों को भी और बेटियों को भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हाउ टू डील विद देयर स्पाउसेस. इमोशनल सपोर्ट जो इसमें होती है ना, जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है. आपको यू हैव टू फील वांटेड. मेरी जब सर्जरी हुई थी, उसके बाद सर्जरी के 2-3 दिन रहे थे और उसके बाद जब मेरी कीमो हुई है, आप बिलीव करो कि मैं तो पेइंग अल्हम्दुलिल्लाह थी पेशेंट. मेरे साथ जो थे राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, दे वर नॉन पेइंग. उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट मिल रही थी, उनको एग्जैक्टली वही हो रहा था, उनको दवाइयाँ मिल रही थी, इसी तरह के बेड के ऊपर बैठे लेटे हुए थे जिस के मैं थी. मैंने आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू टॉक अबाउट माई. मैं इसलिए भी आपसे रज़ामंद हुई थी बात करने के लिए कि जितने लोगों तक ये पहुंच जाए. अगर मैं समझती हूँ इस आपकी ब्रॉडकास्ट से एक बंदे की भी ज़िंदगी संभल जाती है ना, या बच जाती है, तो मैं समझती हूँ आपका मकसद भी पूरा हो गया. जिसने इसमें हिस्सा लिया उनका मकसद पूरा हो गया. क्योंकि हर ज़िंदगी जो है वो बहुत प्रेशस है. पर हमारे यहाँ ये होते हैं टैबूज़ हैं. इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए कि कैंसर हुआ जी छुपा लो, डोंट से इट आउट, डोंट लीक इट आउट. क्यों? इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट्स नॉट समथिंग. अगर होना है तो होगा. लोग ये भी कहते हैं कि जी ससुराल वाले क्या कहेंगे, अब मियाँ जो है वो तलाक दे देगा, अब बेटी जो है उसकी शादी नहीं होगी कि जी माँ को हुआ है तो फिर बेटी को भी हो जाए. ये तो आपको एटीट्यूड चेंज करना चाहिए ना. मैं आपको सही बताऊं कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं. एक आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच, और जो ज़िंदगी है अभी जो आपके हाथ में आज का दिन है, मेक द बेस्ट ऑफ इट. यू हैव टू हैव अ गोल बिफोर यू, यू हैव टू हैव अ मोटिव कि मैंने वो चीज़ रीच करनी है, मैंने सरवाइव करना है. कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने वाले चंद और बाहिम्मत लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. कैंसर के खिलाफ वही जीत पाते हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं. आपको एक ऐसे ही कैंसर सर्वाइवर से मिलाते हैं जो एक बाहिम्मत खातून हैं. Hello Dawn, how are you? Good, thank you. I would like you to share with our audience, especially the female audience, when it was diagnosed that you have a breast cancer and how your family supported you at that phase, at a difficult phase of your life. I was diagnosed in September of 2010. मुझ में इसकी तशख़ीस सितंबर 2010 में एक मेमोग्राम के जरिए हुई. बदकिस्मती से मैं इतनी मसरूफ थी कि वक्त पर मेमोग्राम का रिजल्ट ना ले सकी. मेरे शौहर अफगानिस्तान में थे. उस वक्त मेरे 4 बच्चे थे जिनकी उम्रें 2, 4, 10 और 14 साल की थी.
गर्मियों की छुट्टियां थीं और मसरूफियत इंतहा दर्जे की थी। शौहर के दूर होने की वजह से मुझे अकेले ही अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ रहा था। ऐसे में मैंने अपॉइंटमेंट ली और मुश्किल से टाइम पर पहुंच सकी। उन्होंने मुझे 2 दिन बाद दोबारा बुलाया, जो कि गैर मामूली था। बहरहाल मैं दोबारा गई और एक मर्तबा फिर टेस्ट करवाया, जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सूरत हाल अच्छी नहीं थी। And I was thinking, oh, it's probably fine. There was probably something on the glass, you know. And I came in and I did it again. And they told me right after that appointment that they knew my situation. They knew my husband was overseas and said, typically we don't give diagnoses without a biopsy. But I'll tell you just for your own, warning, that it's not looking good. And I was just thinking, it's impossible. I have no breast cancer. उन्होंने कहा कि अगरचे वो बायोप्सी के बगैर तशखीस नहीं करते, लेकिन मेरे हालात के बाइस वो मुझे पहले ही से वार्न करना चाहते थे। मैंने सोचा ऐसा नामुमकिन है। मेरी उम्र सिर्फ 42 साल थी। मेरे खानदान में कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ था। मुझ में कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं थे। अपने सब बच्चों को मैंने दूध पिलाया था, जिसके मुतालिक समझा जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर से औरत को महफूज रखता है। मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की थी। बस फिर मैं बायोप्सी करवाने गई, यही सोचकर कि ऐसा मुमकिन नहीं। मेरी नीडल बायोप्सी हुई और उन्होंने फौरन कंफर्म कर दिया कि वाकई में ऐसा था, और ये कि अगले 1-2 हफ्तों में मुझे सर्जरी करवाना जरूरी था। So I had to move quickly. If we consider the situation of Pakistan, like the Asian woman, you can for an understanding, if you can say, how important it is for a female to take care of her health for her family. It's the single most important thing that she can do, because if I don't take care of me, I can't be there for them. And it's inconvenient, it's scary. ये सबसे अहम चीज है जो एक औरत को करनी चाहिए। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं उनके काम नहीं आ सकूंगी। ये तकलीफदेह, खौफजदा करने वाला, मुश्किल और हो सकता है आपके लिए महंगा भी हो, लेकिन ये सब चीजें कोई अहमियत नहीं रखती। आप कैंसर को डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये हो जाता है। मैंने शुरू में ही फैसला कर लिया था कि मैं इससे निपटने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बताना चाहती थी कि उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, और ये कि वो एक वॉरियर और सर्वाइवर है। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखकर मुश्किलात का सामना करना और अपना ख्याल रखना सीखें। From the very beginning, and I wanted them to see me as a survivor, as a warrior. I wanted them to see me and to learn how to face adversity and challenges, and I wanted them to learn how to take care of themselves. Okay, specifically, how the community and how your 3 little girls supported you during this whole phase? They came through. My neighborhood did meals. The schools that my kids went to did meals and childcare. बच्चे इस मरहले से बखूबी गुजरे। मेरे पड़ोसी हमारे लिए खाना पकाते थे। मेरे बच्चों के स्कूल ने भी इस दौरान हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया। चाइल्ड केयर ने मुझे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पर वक्त पर पहुंचने में मदद दी। कीमोथेरेपी के दौरान मेरे शौहर हमेशा छुट्टी लेकर मेरे पास रहे। उन्होंने हमारी 2 बड़ी बेटियों को भी संभाला। इन दोनों बच्चियों का रद्द-ए-अमल बहुत मुतासिर कुन था। मेरा ख्याल है इस सूरत हाल ने इन बच्चियों को अपने अंदर की हिम्मत को ढूंढने में मदद दी, वो हिम्मत जिससे उन्हें अपनी माँ और बाप दोनों का ख्याल रखना था। और मैं कहूँगी कि ये दोनों मेरी हीरोज हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर दोस्ती कैंसर का इलाज होती तो मैं इससे सेहतयाब हो जाती, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। Friendship could cure cancer, then I would be cured, because I have the most amazing friends, and I see it. I see it now, and now I have a chance to give back. When another friend of mine was diagnosed with. और अब मैं सोचती हूँ कि ये मेरा लौटाने का वक्त है। कुछ अर्से पहले जब मेरी एक दोस्त में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई तो मैंने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया। Let me do meals. Let me help with the kids, and it was a really nice way to be able to give back. At the end, I would like you to just share your experience with the females who might have diagnosed breast cancer in Pakistan at an early stage or at an early age, how they can fight against cancer. It's scary, but the first step is to reach out. A best friend. ये खौफनाक जरूर है, और सबसे पहला स्टेप है किसी ऐसे शख्स की मदद लेना जिस पर आपको भरोसा हो। अगर आपके पास अपनी माँ या बहन या उन जैसी काबिले भरोसा कोई दोस्त मौजूद नहीं, तो हॉस्पिटल की नर्स तक पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने हॉस्पिटल की नर्सेस पर बहुत भरोसा किया। कई मरतबा उन्हें कॉल किया,
जब मुझे फिक्र हुई कि मेरे सर के बाल गिर जाएंगे तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और अपनी फिक्र बताई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए कि मैं ऐसी सूरत में विग पहन सकती हूँ या सर पर स्कार्फ पहनना शुरू कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। तो ये लोग आपकी कम्युनिटी बन जाते हैं और आपको उनसे ज़रूर मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस सपोर्ट के बगैर आप कैंसर के खिलाफ इस जंग को नहीं जीत सकते। If you let it go, if you do not get the treatment, you will not survive it. थैंक यू सो मच डॉन, थैंक यू सो मच। Thank you. कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने वाले चंद और बाहिम्मत लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक फैशन फोटोग्राफर ने बुनियाद रखी स्कार प्रोजेक्ट की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उसने ट्रिब्यूट पेश किया उन नौजवान लड़कियों को जिन्हें कैंसर जैसे मर्ज ने तो आ लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी की जंग हारी नहीं। Yeah, I've been a fashion photographer for the last 20 years, and the SCAR project is something I began 6 years ago after the identical twin of my girlfriend was diagnosed with breast cancer when she was 29. I had shot Paulina 100 times since she was 17. Paulina was a model, and I've known her most of my life. And when she was diagnosed with breast cancer, within about 2 weeks they had done a mastectomy and removed one of her breasts. And it was just really, really shocking. And I suppose as a photographer, taking pictures is my way of dealing with my own issues, perhaps. And I just took a picture of her, this beautifully disturbing portrait of her, and there was no intention other than to take a picture. Paulina said, you know, maybe you'd like to shoot some of the girls, my friends that I've gone through chemotherapy with. They're also in their 20s, and she said, I think they might find it interesting and perhaps get something out of it, and I think you might find something interesting there too. And the SCAR project was born like that. At the time I thought this is probably, perhaps it'll best serve as a awareness raising campaign for young women, because 99% of the media out there in the world is focused on women certainly over 40 and most over 50. And I actually prefer that. I like shooting them in their own environment. There's just something very honest about it, and there's this beautiful connection of them in their own space, and I think they have more impact that way as well. But I've shot Latin, African American, African, Indian, every possible racial or ethnic variety that I've been able to. And I think these, some of these women are exceptionally strong. I'm not really worried about the surgery. I've had surgery before and it's not a big deal. I'm not really worried about the pain. I'm just... In general, I don't want them smiling, laughing, because I don't think it's really honest. I don't think it's how they really feel necessarily about their situation. I don't think they get up in the morning and look in the mirror and go, wow, that's fantastic, look at me. Although I hope they do. I think in general that isn't how they see themselves. I'm a photographer. I'm not used to sitting here. You know what I mean? Like, I'm on that side of the camera. But I'm the only one who can get the message out there really and explain what the SCAR project is really about. And it's not really about breast cancer. It's about transcending beauty. I will love the person I am today while constantly striving towards my best self. You know, I think until you have death before you, you're not able to live life. कैंसर पेशेंट्स अपने तरीक़ा इलाज के दौरान सबसे पहले जो चंद चीज़ें खोते हैं उनमें उनके सर के बाल भी मौजूद हैं। अमेरिका में रहने वाली एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो कि अपने बाल डोनेट करती है उन कैंसर पेशेंट्स के लिए जो कि शायद ज़िंदगी भर दोबारा अपने असल बाल नहीं रख पाते। इसी हवाले से मज़ीद बता रही हैं सारा जमान। I lost a piece of who I was. I would walk by the mirror and didn't recognize myself. कैंसर के इलाज के लिए की जाने वाली कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाना और जिल्द की रौनक मांद पड़ जाना आम बात है।
لیکن بہت سی خواتین کے لیے اپنا یہ نیا چہرہ آئینے میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا. ان کی مدد کر رہا ہے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے لک گڈ فیل بیٹر. ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں کینسر سے متاثرہ خواتین کو ایک مرتبہ پھر خوبصورت دکھائی دینے اور محسوس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. میک اپ کے یہ چھوٹے چھوٹے آئٹم صحت مند لوگوں کے لیے تو شاید بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن کینسر سے متاثرہ خواتین کے لیے یہ ان کی خود اعتمادی بحال کرنے کا کتنا اہم ذریعہ ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ لک گڈ فیل بیٹر کی ان کلاسز میں آ کر ہوتا ہے. سال سے جاری لک گڈ فیل بیٹر پروگرام کی مفت کلاسز امریکہ کی ہر ریاست میں منعقد کی جاتی ہیں. یہاں ماہر میک اپ آرٹسٹ اور ہیئر سٹائلسٹ کینسر کے لیے زیر علاج خواتین کو میک اپ کرنے اور گنجے سر کو چھپانے کے مختلف طریقے سکھاتے ہیں. پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بیمار خواتین اپنی شخصیت کی رونق بحال ہوتی دیکھ سکیں تاکہ کینسر کے علاج کی ذہنی تکلیف ان کے لیے کچھ کم ہو جائے. آپ میں کینسر کی تشخیص ہونا ایک بات ہے، لیکن علاج کے اثرات سے نمٹنا میرے لیے کسی حد تک کینسر کا سامنا کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا. لک گڈ فیل بیٹر کے لیے کی گئی ایک ریسرچ سے ظاہر ہوا کہ کینسر کے علاج کے ظاہری اثرات جیسے بال جھڑنے اور وزن گرنے کے بعد صرف 37% مریض اپنی شکل و صورت سے مطمئن تھیں، جبکہ ان مسائل کو حل کرنے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 65% ہو گئی. یعنی تھوڑا سا میک اپ اور تھوڑی سی رہنمائی ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے. یہاں آنے والی ہر عورت کو اس کی نازک جلد کے لیے موزوں میک اپ بالکل مفت دیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی برانڈ کی تشہیر نہیں کی جاتی. اس پروگرام کو شروع کرنے کے پیچھے بیوٹی انڈسٹری کا ہی ہاتھ تھا. یہ لوگ امریکہ اور اس سے باہر اس پروگرام کے لیے تمام تر فنڈنگ مہیا کرتے ہیں. ہماری کلاسز میں جو میک اپ کٹس استعمال ہوتی ہیں وہ سب بھی میک اپ کمپنیز عطیہ کرتی ہیں. امریکہ میں ان پروڈکٹس کی مالیت تقریباً 70 لاکھ سے $1 کروڑ بنتی ہے، لہٰذا وہ ہماری بہت مدد کر رہے ہیں. اس پروگرام میں حصہ لینے والی خواتین کہتی ہیں کہ انہیں یہاں میک اپ سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے. میرا تجربہ بہت ہی اچھا رہا ہے. آپ کی ملاقات یہاں ایسی خواتین سے ہوتی ہے جو آپ کی جیسی صورتحال کا ہی سامنا کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں بڑی اچھی معلومات دی جاتی ہیں، اس سے آپ کو اپنی شخصیت کا کھویا ہوا کچھ حصہ دوبارہ مل جاتا ہے. اور لک گڈ فیل بیٹر کی یہ کلاسز صرف مریضوں ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو رضاکار بیوٹی ایکسپرٹس کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. میری والدہ اور خالہ 9 ماہ کے فرق سے کینسر کے باعث انتقال کر گئیں. تب میری خالہ کی ایک دوست نے مجھے اس پروگرام میں ایک میک اپ آرٹسٹ کے طور پر شامل ہونے کا مشورہ دیا تاکہ میرا غم کچھ ہلکا ہو سکے. ان خواتین کو خوش کرنے سے میری توجہ اپنے غم سے ہٹ گئی. آج لک گڈ فیل بیٹر پروگرام دنیا کے 24 ممالک میں مقامی سطح پر چلایا جا رہا ہے اور اب تک تقریباً 12 لاکھ خواتین اس سے فائدہ حاصل کر چکی ہیں. کینسر پیشنٹس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے گزر جاتا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں بلکہ ان کو زندگی کی دھارے میں واپس لانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.